हेलो। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य द वे ऑफ लर्निंग में। हम लोगों ने मुग़ल काल पढ़ना स्टार्ट किया है और मुग़ल काल में हमने बाबर और बाबर से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में अध्ययन किया था। जैसे बाबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में अध्ययन किया था। बाबर भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक था। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में अध्ययन कर लिया है। तो आज हमें पढ़ना है कि बाबर किस प्रकार भारत पर आक्रमण करता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मुग़ल काल जो है ये 1526 में स्टार्ट होता है और 1707 ईस्वी तक चलता है। मुग़ल काल में एक से एक मुग़ल काल में जो है एक से एक बड़े बड़े शूरवीर पैदा हुए और वो लोग लगभग 200 वर्षों तक भारत पर अधिकार किया और भारत को लूटा। तो अब हम देखेंगे कि बाबर के भारत पर आक्रमण के बारे में। बाबर किस प्रकार भारत पर आक्रमण करता है। तो बाबर खुद बताता है कि उसने भारत पर 5 चरणों में आक्रमण किया है। वो बाबर खुद बताता है कि 5 चरणों में उसने आक्रमण किया। उसमें पहला आक्रमण था 1519 ईस्वी में बाजौर पर उसने यूसुफजाइयों को जो है अपने अधिकार में कर लिया और उसकी सहायता से इसने बाजौर के दुर्ग को घेर लिया और उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसी के साथ साथ 1519 ईस्वी में ही झेलम नदी है तो झेलम नदी के तट पर एक स्थान है भेरा पर भी इसने 1519 में ही अधिकार किया था। भेरा जो है झेलम नदी के तट पर भेरा नामक स्थान पर अधिकार स्थापित किया। 1519 में इन्होंने बाजौर और भेरा इन 2 स्थानों पर अधिकार किया 1519 ईस्वी में। तो जैसा कि देख रहे हैं बाजौर पर जब 1519 में अधिकार कर लिया था, इस युद्ध में पहली बार बंदूकों और तोपों का प्रयोग किया गया। इस युद्ध में बाजौर के युद्ध में पहली बार बंदूकों और तोपों का प्रयोग किया गया। तो अब तक जितने भी युद्ध हुए थे भारत में, ये पहला अवसर था जब इस युद्ध में तोपों और बंदूकों का प्रयोग किया गया था। ये पहला ही युद्ध है। अब दूसरा आक्रमण अगर बाबर का देखा जाए तो ये सितंबर 1519 में करता है। सितंबर 1519 में ये खैबर दर्रे से होता हुआ भारत पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है। ये खैबर दर्रे से होता हुआ भारत पर
आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है। ये उस सितंबर 1519 ईस्वी में दूसरा अभियान, जब ये दूसरा आक्रमण करता है तो सितंबर 1519 में ये खैबर दर्रे से होता हुआ भारत पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है। किंतु बदख्शा, जहाँ का ये शासक था, बदख्शा में ये आक्रमण की सूचना पाते ही वहाँ लौट जाता है। बदख्शा एक जगह है, बदख्शा। बदख्शा में युद्ध की सूचना, बदख्शा में विद्रोह हो जाता है, बदख्शा में एक विद्रोह हो जाता है, जिसकी सूचना मिलने पर यह बदख्शा को लौट जाता है, बदख्शा को लौट जाता है। बदख्शा को यह वापस चला गया। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा आक्रमण ये है जो 1520 ईस्वी में करता है। और बदख्शा और जो इसने भेरा को जो कहते हैं क्या, ये 1520 में जो है बाजौर और भेरा को पुनः जीतता है। बाजौर और भेरा जब ये जीता था तो कुछ समय के पश्चात इसके हाथ से निकल गए थे और ये उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। और जब तीसरा आक्रमण ये करता है 1520 में, तो ये बदख्शा और भेरा को पुनः विजित करता है और आगे बढ़ता है। ये जब 1520 में जब ये पुनः भेरा और बाजौर को जीतकर उसको अपने मित्रों को सौंप कर ये पुनः लौट जाता है और ये भारत पर चौथा आक्रमण करता है 1524 में। भारत को ये पुनः जीतने की कोशिश करता है 1524 में। उसके बाद इसका पांचवा और अंतिम आक्रमण जो था 1525 ईस्वी में, इन्होंने 1525 ईस्वी में किया था। इस पांचवें और अंतिम आक्रमण में इसे जो है महमूद खां लोदी और आलम खां ने इसे भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। तब यह पांचवा आक्रमण करता है भारत पर। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे बाबर 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध। आइए देखते हैं पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। ये पानीपत का ये युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। युद्ध जो है बाबर वर्सेस लोदी, इब्राहिम लोदी। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी।
बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। और युद्ध में मारा गया। इसमें जो है इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और युद्ध में मारा गया। तो ये पहला दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जो युद्ध में मारा गया था। इब्राहिम लोदी जो है ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो युद्ध करते हुए मारा गया। इस युद्ध में देखा जाए तो बाबर की सहायता जो की थी इब्राहिम लोदी के चाचा थे आलम खां। आलम खां ने बाबर की सहायता की थी और बाबर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करता है और जीत जाता है। ये पहला युद्ध था जिसमें तुलगमा युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया गया था। इस युद्ध में पानीपत के युद्ध में तुलगमा युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया गया था। इस प्रणाली का प्रयोग बाबर ने किया था और यह उसने उज़्बेकों से सीखी थी। उज़्बेक नेता सैवानी खान था, बाबर उसके यहाँ रह चुका था और उससे अनेक प्रकार की युद्ध कलाओं को सीखा था और जो उसने पानीपत के युद्ध में प्रयोग किया और बाबर और इब्राहिम लोदी को हरा दिया और बाबर विजयी हुआ। इस युद्ध में उसने इस प्रणाली का प्रयोग किया था। अब आइए देखते हैं इसके बाद इसी युद्ध में उस्मानी पद्धति क्या होती है इसके बारे में बताए थे। इस युद्ध में बाबर ने इसका भी प्रयोग किया था जिसकी सहायता से वो इब्राहिम लोदी को हराने में सफल हुआ। ये जो है उस्मानी पद्धति जो है ये दो स्थानों के बीच में दो स्थानों के बीच में जो है दो गाड़ियों के बीच में या गाड़ियां स्थान उसे कह सकते हैं, जैसे दो गाड़ियों के बीच में तोपों को रखकर चलाने की पद्धति जो है उस्मानी पद्धति कहलाती है। उस्मानी पद्धति क्या है, जिससे दो गाड़ियां रहेंगी, दो गाड़ियों के बीच में तोपों को रखा जाएगा और जब तोप गाड़ियों के बीच में से चलाया जाएगा तो इस प्रकार की पद्धति को उस्मानी पद्धति कहते हैं। आइए हम बता देते हैं आपको। जैसे एक मिनट,
दृश्य देख रहे हैं ये है, ये मान लीजिए गाड़ी एक ये है, एक गाड़ी ये है, इधर ये सेना है मान लीजिए, विपक्षी दल की ये सेना है, ये मैदान है मान लीजिए ये, और ये तोप जो है ये आपका तोप है, ये मान लीजिए ये तोप है आपका। तो ये जो दो गाड़ियां हैं ये गाड़ी, इसको लिख दें गाड़ी, दो गाड़ियों के बीच में तोप को रखकर चलाने की पद्धति ही उस्मानी पद्धति कहलाती है। तो इस पद्धति का उपयोग भी बाबर ने पानीपत के इस युद्ध में किया था। पानीपत का युद्ध इतिहास में एक महान युद्ध है। इस युद्ध में जो है अभी बता देते हैं, जो तोप थी नहीं, जो तोपें थी इस युद्ध में, उसका संचालन जो है वो उस्ताद अली कर रहा था। इस युद्ध में उस्मानी पद्धति में जो युद्ध हुआ था, इसमें युद्ध का संचालन जो है, युद्ध का संचालन उस्ताद अली कर रहा था, उस्ताद अली कर रहा था तथा बंदूकियों का संचालन जो है मुस्तफ़ा कर रहा था, इस युद्ध में हम आपको बता दें कि इब्राहिम लोदी हारता क्यों है। इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की कई गुनी थी, लगभग 1.5 लाख सेना थी इब्राहिम लोदी की, 1.5 लाख के करीब सेना थी इब्राहिम लोदी की। इसमें लगभग क्या कहते हैं 1.5 लाख के करीब सेना थी उसकी, इब्राहिम लोदी की। बाबर की सेना मात्र 12,000 बताई जाती है, जैसा कि हम देखा है हमने 12,000 के आसपास थी बाबर की सेना। किंतु उसकी सेना जो थी वो एक प्रशिक्षित सेना थी, उसको युद्ध कलाओं का ज्ञान था कि किस प्रकार से युद्ध किया जाए तो एक भारी सेना को परास्त किया जा सकता है। तो उन लोगों के पास अनुभव था युद्ध करने का, और सबसे बड़ी थी वो सेना एक प्रशिक्षित सेना थी, इसलिए उसने इब्राहिम लोदी की इतनी बड़ी सेना को परास्त कर दिया और मात्र बाबर की जो 12,000 सेना थी वो उनको परास्त करके विजयी हो गई। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अभी बाबर के 2-3 युद्ध और बाकी हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। बट एक चीज़ ध्यान दीजिए, वीडियो देखिए तो जहाँ कहीं कमी हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं वीडियो को और अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।